नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। तो जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावों का बिगुल बज चुका है। 10 मई को उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों पर उनकी घोषणा हो चुकी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों का तो बेसब्री से इंतजार सबको है ही, लेकिन इस बीच निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण की जो नई लिस्ट आई उसने सियासी गलियारों में घूमने वाली चर्चाओं को और तेज कर दिया है। ये जो नई लिस्ट आई है कोर्ट कचहरी के बाद, पहले 5 दिसंबर को एक लिस्ट आई थी, उस पर विवाद हुआ, मामला कोर्ट चला गया और फिर दोबारा लिस्ट राज्य सरकार को लानी पड़ी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की। अब ये जो नई लिस्ट आई है इसने तीनों स्तर पर, तीनों लेवल पर, यानी कि मेयर लेवल पर, सभासद लेवल पर और पंचायत अध्यक्ष के लेवल पर बहुत सारी सीटों पर उलटफेर कर दिया है, फेर बदलाव कर दिया है, जिससे कई हफ्तों से या कहीं कई महीनों से निकाय चुनावों की तैयारियों में लगी पार्टियों, उम्मीदवारों और कई नामों की जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई हैं। कई जगहों पर दिलचस्प हो गई हैं लड़ाइयां और कई जगहों पर आरक्षण का वर्ग बदलने से बहुत ही चीजें बदल गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो इस साल 17 मेयर जो चुने जाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी सीटों पर क्या बदलाव हुए हैं उसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि नगर पालिका परिषद और पंचायत लेवल पर भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। लेकिन इन बदलावों का असर क्या होगा, किस पार्टी पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, किसकी तैयारियां ज्यादा प्रभावित होंगी, किसके समीकरण ज्यादा गड़बड़ाएंगे, अखिलेश यादव, मायावती, बीजेपी, कांग्रेस, इस बदलाव के बाद जो लगातार सुर्खियां बटोरता रहा ओबीसी आरक्षण का जो बदलाव, उस बदलाव के बाद क्या होगा निकाय चुनावों में, यह समझने के लिए, इसकी बारीक पड़ताल के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कबूल अहमद साहब। कबूल वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज तक .in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। सैयद कासिम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कासिम साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत पैनी निगाह कासिम साहब की रहती है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ हैं कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं, लखनऊ में ब्यूरो चीफ हैं हमारे, और तमाम यूपी की जो खबरें आप यूपी तक पर देखते हैं वो कुमार अभिषेक और उनकी टीम के जरिए ही हम तक और फिर आप तक पहुंचती हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है अमीश राय जो कि यूपी तक .in यानी जो यूपी तक की वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहला सवाल कासिम साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि पहला तो बड़ा बेसिक सवाल है, जो बदलाव हुए हैं मेयर की 17 सीटों पर, यह कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर परिस्थितियां बदल गई हैं, तो किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है? जी, नेचुरली इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है, सबसे ज्यादा नुकसान उसको है जो रनर अप था पिछले इलेक्शन में, वो थी बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी मेयर के इलेक्शन में जिन जगहों पे सेकंड पे थी भी, वो बहुत दूर थी, इतनी दूर थी कि उसको सेकंड नहीं माना जा सकता है। जैसे लखनऊ मान लीजिए, प्रयागराज मान लीजिए या वाराणसी मान लीजिए, इन सब सीटों को अगर ऐसे आप देखिए, कानपुर देख लीजिए, तो वो मतलब कॉन्टेस्ट में ही नहीं थी। उनके अपने पास की फिरोजाबाद सीट पे सेकंड पे वहां पर MIM थी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान इसलिए कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को लग रहा था कि इस मेयर के चुनाव में हम अच्छा कर ले जाएंगे, जिसमें आगरा और झांसी सीटें जो पिछली बार बहुत क्लोज थे, उनको लग रहा था इस बार उनसे झटक लेंगे। मेरठ और अलीगढ़ हमारे पास थी जिससे हम रिपीट कर लेंगे, और सहारनपुर जो कि इमरान मसूद के कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाने के कारण जो वर्तमान में सांसद है वहां पे हाजी फजलुर रहमान, वो सहारनपुर से मेयर का चुनाव बसपा से लड़े थे और वो भी कम वोटों से हार गए थे, और सहारनपुर हम रिटेन कर लेंगे। लेकिन नए आरक्षण में जैसे आपके खास तौर से आगरा और झांसी का समीकरण तो बिल्कुल खराब हो गया। और रही बात सहारनपुर की, सहारनपुर में इनके जो सबसे बड़े तुरुप के तौर पे लाए थे, जिनको मायावती लेके आई थी, इमरान मसूद को, तो इमरान मसूद तो इलेक्शन से ही बाहर हो गए क्योंकि सीट पिछड़े के लिए आरक्षित हो गई। अब वो खुद लड़ना और किसी के लड़ाने में, दोनों में बड़ा फर्क है। हाजी फजलुर रहमान और इमरान मसूद और ये आपके तमाम लोग, अभी जब शादी थी मायावती के यहाँ आकाश की, तो उसमें हाजी भी थे, इमरान भी थे, और वहां के सांसद जो अमरोहा के हैं वो भी थे, कुंवर दानिश अली, ये सारे मुस्लिम सांसद वहां, गुड्डू जमाली, ये सब लोग वहां दिखाई दिए थे। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मायावती के यहाँ हाजी फजलुर रहमान के संबंध कुछ खराब है। अब क्योंकि इमरान मसूद की सामान सीट बदल गई, इसलिए हाजी का कद वहां बढ़ गया। हाजी का कहीं ना हो कि हाजी कैंडिडेट लड़ा दें, क्योंकि सीट ही इमरान की नहीं है। बसपा का बड़ा घाटा है। और एक चीज और नीरज जी, कल का एक दिन और है, परसों मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है कोऑर्डिनेटर्स की यूपी के, कम लोगों को बुलाया है,
लेकिन परसों बैठक बुलाई है। अगर उस बैठक में मायावती अपने पुराने पैटर्न पे रहती हैं, जो उनका पुराना तरीका था, जिसको मेंटेनेंस का नाम दिया जाता है, जिसकी जितनी तैयारी का नाम दिया जाता है, या जिसकी जितनी थैली भारी को लोग कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो आप ये देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी को मेयर में तो कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन स्थानीय निकाय में तमाम नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करती है, लेकिन मेयर के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के लिए कुल मिला के एक सीट फिरोजाबाद ऐसी है जहां सपा अच्छा लड़ सकती है, क्योंकि शिवपाल भी वापस आ चुके हैं। शिवपाल के आने के बाद पार्टी मजबूत भी हुई है। एमआईएम लेकिन जितना अच्छा पिछली बार लड़ी, क्या एमआईएम फिर लड़ती है, ये भी देखने वाली। कुल मिला के इस आरक्षण का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी है। नीरज जी, कबूल भाई, इस बात का है कि आखिर चुनाव कब होंगे? ये आरक्षण की सूची तो आ गई, इसे लेकर चर्चाएं और एनालिसिस भी होने लगे। एक तो लोगों में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि आखिर ये चुनाव कब होंगे, और दूसरी बात आपसे भी मेरा वही सवाल कि क्या मायावती को इसका नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार की रनर अप जरूर थी, लेकिन अखिलेश भी इस बार खासतौर पर विधानसभा चुनाव के बाद तैयारियों में लगे हैं। मैं आपका जवाब लूं उससे पहले मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देता हूं कि हमने यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब पर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको कॉमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर एक सवाल दिखेगा, वो एक पोल है, निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा। सीधा सा सवाल है, बीजेपी, मायावती, अखिलेश यादव या कांग्रेस, आपके हिसाब से निकाय चुनावों में कौन बाजी मारने जा रहा है? कबूल भाई, अब दोबारा आपके पास आता हूं कि पहली बात तो ये कि लोग ये जानना चाहते हैं कि चुनाव कब होंगे, क्या कोई तारीखों का अंदाजा हम लगा सकते हैं, और दूसरा वही सवाल कि क्या अखिलेश को हम इस रेस से अभी भी नंबर 3 माने 2017 के आधार पर, या फिर इस ओबीसी आरक्षण में हुए बदलाव में अखिलेश की रणनीतियों में भी कुछ गड़बड़ाया है, समीकरण गड़बड़ाए हैं? देखिए नीरज भाई, सबसे पहली बात कि अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होने हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खासतौर से ये कि जो सबसे बड़ा मसला था आरक्षण का, वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 सप्ताह का वक्त है, इसमें किसी तरह की कोई आपत्तियां अगर आती हैं, आरक्षण को लेकर किसी की कोई शिकायत है तो वो शिकायत दे, उसके बाद वो फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। मान लिया कि कुछ सीटों पे होता है तो कुछ तब्दीली होती है, क्या है वो देख के हो जाएगी, और जैसे ही फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद तुरंत जो है आरक्षण का चुनाव की अधिसूचना जो है चुनाव आयोग जारी कर देगा। अभी तक जो भी चीजें प्रक्रिया हो रही हैं वो सरकार के अधीन हो रही हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव मतलब सीटों का फाइनल लिस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है चुनाव आयोग जो है नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर देगा। तो ये मान के चलें कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि अप्रैल और मई के बीच में उत्तर प्रदेश के चुनाव करा लिए जाएंगे नगर निगम के। अब वो चुनाव जो है 3 चरण में या 4 चरण में कराती है सरकार, ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग की तैयारी पे है। लेकिन ये है कि चुनाव की तैयारियां सरकार के स्तर पे और चुनाव आयोग के दोनों ही स्तर पे तैयारियां मुझे लगता है पूरी तरह से हो चुकी हैं। नगर विकास मंत्री बार बार AK शर्मा जी कह रहे हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, और अप्रैल मई का उन्होंने जो टाइमलाइन दे रखा है, डेडलाइन, मुझे लगता है अप्रैल मई में अब चुनाव हो जाएगी। और कल जैसे ही लिस्ट आई है उसके बाद से सियासी तपिश जो है बढ़ गई है। ठीक है, तो एक तो बात यह है कि चुनाव अब होना ही है, और ये मान के चलें कि अगले हफ्ते आपकी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अब बात आती है कि इस चुनाव के इन जो खासतौर से नगर निगम के परसीमन हुए हैं, इसका राजनीतिक दलों पे क्या असर है। तो अगर उसको उस नजरिए से हम देखें तो मुझे भी लगता है कि सबसे बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को लगा है, जो 2022 में सारा अपना सियासी आधार खो चुकी थी और वो वापसी की उम्मीद नगर निगम चुनाव से लगाए हुए बैठी थी, क्योंकि 2017 में उन्हें विधानसभा के हार के बाद नगर निगम चुनाव में जिस तरह से अभी कासिम भाई कह रहे थे कि मेरठ और अलीगढ़ 2 जगह बसपा के मेयर बने थे, सहारनपुर, झांसी, आगरा, ये सहारनपुर, झांसी, आगरा, यहाँ 2 नंबर पे बहुत मामूली वोटों से हार गए थे। लेकिन आप देखेंगे तो मैं आता हूं, पहले बसपा के नजरिए से बताऊं, आगरा सीट पे पिछली बार समान सीट थी, नवीन जैन वहां से मेयर बने थे, और दिगंबर सिंह डाकरे, हमको लगता है अगर दिगंबर सिंह बसपा से थे और बहुत मामूली वोट से हार गए थे। लेकिन इस बार वो सीट अनुसूचित जाति के लिए हो गई है। अब सारी पार्टियों के जो वहां चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होंगे निश्चित तौर पे SC होंगे। जब SC होंगे तो बसपा का वोट भी बिखरेगा और वो सब में जाएगा।
और ऐसे में जो मुस्लिम वोट है वो किधर जाएगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। और दूसरी तरफ खासतौर से नवीन जैन बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, और वहां से मुझे ये था कि बीजेपी और बीएसपी अगर समान सीट होती तो वहां लड़ाई बीजेपी बनाम बीएसपी की ही तय थी, क्योंकि आगरा जो है वो गढ़ जो है शुरू से बसपा का रहा है, वो बसपा की सियासी दलित राजनीति की प्रयोगशाला रही है। तो मुझे लगता है बसपा वहां काफी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसकी इस उम्मीदों पे एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ आप आइए सहारनपुर। सहारनपुर सीट पे पिछली बार महज 2100 वोटों से हाजी फजलुर रहमान हार गए थे, और वो भी रिकाउंटिंग में चुनाव हारे थे। और मुझे लगता है इस बार वो इमरान मसूद के जरिए उस सीट को वापसी चाहती थी, और उस पे मायावती का बहुत कुछ जो है दांव पे लगा था। उनकी जो दलित मुस्लिम राजनीति की एक तरह से फार्मूला था, उसका लिटमस टेस्ट भी उसी सीट पे होना था, लेकिन इत्तेफाक से वो सीट सामान्य से अब महिला ओबीसी हो गई है। तो अब इमरान मसूद के चुनाव लड़ने पे वहां ग्रहण लग गया है। हाजी फजलुर रहमान पहले ही मना कर चुके हैं कि हम अपने परिवार से किसी को नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि नए परसिमन के बाद वहां की स्थिति बदली है, और उनको इस चीज का एहसास है कि वहां चुनाव लड़ाकर वो जिताने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वो पहले से सरेंडर कर दिए थे। अब मुझे लगता है बसपा को उस सीट पे कैंडिडेट तलाशना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सहारनपुर नगर निगम में जिस तरह से सहारनपुर देहात, जहां से आसू मलिक विधायक हैं, वो उनके इलाका जुड़ गया है, और मुझे समाजवादी पार्टी आसू मलिक की वाइफ को या भाई को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। तो मुझे लगता है उनके लिए वो ज्यादा उपजाऊ और सियासी जमीन तैयार हो गई है। जिस सीट पे बसपा दूसरा नंबर पे थी, अब वहां समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से मुझे लगता है लड़ती हुई नजर आएगी। एक अब आप आइए अलीगढ़। अलीगढ़ सीट पे बसपा नंबर 1 पे थी, और उनके मेयर थे फुरकान। हालांकि उस सीट पे थोड़ी सी बसपा की उम्मीद जागी है, क्योंकि वो सीट महिला थी, और महिला से इस बार फिर समान सीट हुई है, और महिला सीट होने से ही फुरकान पीछे कदम खींच लिए थे। वो अपने परिवार से किसी महिला को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, लेकिन अब लगता है वहां से वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। और उन्होंने 5 साल एक ऐसे मेयर थे जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल रहा। योगी सरकार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जब अलीगढ़ आए थे तो अलीगढ़ के मेयर की तारीफ करके गए थे। तो उत्तर प्रदेश में एक वाहिद मुस्लिम मेयर हैं जिनकी तारीफ हुई थी, और बहुत अरसे बाद एक मुस्लिम मेयर उत्तर प्रदेश में बने थे फुरकान, ये चीज। अब आइए मेरठ। मेरठ में जिस सीट पे हाजी याकूब कुरैशी ने योगेश वर्मा की पत्नी को मेयर बनवाने में भूमिका निभाई थी, उस सीट पे अब ओबीसी हो गई है। ओबीसी होने से मेरठ का पूरा समीकरण बदल गया है। हाजी याकूब कुरैशी अभी बहुत कानूनी पेच में फंसे हुए हैं, प्रशासनिक उसमें है, वो अपने उलझे हुए हैं अपने कारोबार में। इस तरह से अब वो उस पूरी सियासत से बाहर हैं। वहां पे बसपा के उम्मीदवार के तौर पे हाजी शाहिद अखलाक के छोटे भाई चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और बसपा से उनको काफी हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन अब ओबीसी सीट होने से वहां पे अतुल प्रधान की बीवी भी समाजवादी पार्टी से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे उभर सकती हैं। तो मुझे लगता है उस सीट पे भी बहुत पेचीदा मुकाबला हो जाएगा, और अतुल प्रधान की जिस तरह से मुसलमानों के बीच में भी थोड़ी सी उपस्थिति है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के करीबी होने के नाते, तो मुझे लगता है गुजर रोड वहां बहुत है, तो वो भी सीट पे बहुत त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो अब इसके बाद बाकी सीटों पे आइए, तो कानपुर थी। कानपुर में भी जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पे पानी फिर गया, क्योंकि समान सीट है और वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है। अब वहां मायावती किसको उतारती हैं, ये बड़ी बात है। तीसरी सीट जो है प्रयागराज थी, जहां से मायावती बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के जरिए वापसी की। वो सीट समान सीट हो गई है, और समान सीट होने से योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी जो अभिलाषा गुप्ता हैं, वो लगातार 2 बार से मेयर का चुनाव जीत रही हैं। और क्योंकि वो सीट ओबीसी हो गई थी, और परसीमन के बाद कुछ जो खास तौर से वहां पे कुर्मी और यादव बाहुल इलाके जुड़े थे, उससे वहां ओबीसी नेताओं को एक उम्मीद जागी थी। और भारतीय जनता पार्टी में पटेल से लेके यादव और गुप्ता तक कई नेता जो ओबीसी समुदाय के जयसवाल आते हैं, वो दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अब जो है खास तौर से मौजूदा जो समान सीट होने से अभिलाषा गुप्ता की दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ओबीसी नेता थे, उनको अरमानों को बहुत झटका लगा है। दूसरी चीज यह है कि
जो बसपा के लिए अब खासतौर से प्रयागराज में कैंडिडेट तलाशना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिरोजाबाद आइए, फिरोजाबाद सीट जो है मुस्लिम और ओबीसी बाहुल सीट है। उस सीट पे मायावती को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस सीट पे भी उनके लिए थोड़ा सा संकट हो सकता है। वो अब समान सीट हो गई है। समान सीट होने से भी वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। मथुरा सीट एक है, मथुरा से उम्मीदें थी, लेकिन मथुरा सीट ओबीसी होने से बसपा को फायदा हो सकता था, लेकिन वो सीट का भी समीकरण बदल गया है और वो इस बार अनारक्षित हो गई है। तो अब मुझे लगता है मथुरा से भी कोई संभावना नहीं लग रही। लखनऊ में बसपा की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बसपा वहां से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की कवायद में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जिस तरह से मुसलमानों के बीच में उपस्थिति है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि लखनऊ में कांग्रेस, बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई होनी है। गोरखपुर में भी ऐसे ही समीकरण मुझे दिख रहे हैं। अयोध्या सीट में भी सपा और बीजेपी की सीधी लड़ाई दिख रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस पूरे चुनाव में जो समाजवादी पार्टी मेयर के चुनाव में अभी तक बाहर नजर आ रही थी, फाइट से बाहर दिख रही थी, वो अचानक बहुत मजबूती के साथ वापसी करती दिख रही है। चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अब आगरा जैसी सीटों पे भी वो बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ सकती है। सहारनपुर जैसी सीटों पे, मेरठ जैसी सीटों पे। तो मुझे लगता है कि जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी मेयर का खाता नहीं खोल पाई थी, मुझे लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा। एक मजबूती से लड़ेगी, एक आध सीटें जीत सकती है, और नहीं जीतती तब भी मुख्य मुकाबले में भाजपा के सपा ही खड़ी नजर जी जी जी। कुमार अभिषेक, कुमार अभिषेक, हम आपके भी सवाल लेंगे, लेकिन मैं एक सवाल पहले आपसे एक जवाब ले लेता हूं कि पहली बात तो ये कि क्या तैयारियां इस आरक्षण सूची के बाद क्या तैयारियों में फेरबदल करने जा रही हैं पार्टियां? लखनऊ में क्या सुगबुगाहटें हैं? और एक नाम बड़ा चलता था दिसंबर में जब सूची आई थी उससे पहले कि अपर्णा यादव को बीजेपी में आने के बाद अभी तक कोई बड़ा पद मिला नहीं है, तो क्या वो लखनऊ के मेयर का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं? और अब तो ये सीट भी सामान्य महिला हो गई है, तो क्या अपर्णा यादव का नाम फिर से चर्चाओं में आया है? देखिए, ये कयासबाजी तो शुरू हो गई है। हालांकि पहले से ही ये महिला सीट रही है और संयुक्ता भाटिया यहाँ की मेयर हैं, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर के कयासबाजी पहले से थी, और अब तो चूंकि ये घोषित महिला सीट हो गई है, इसलिए एक बार फिर ये चर्चा उठी है। लेकिन इस बारे में कोई खुल करके न कोई बोल सकता है, न कोई बता सकता है, जब तक बीजेपी का अपना जो उनका बोर्ड है, कम से कम वो बताए नहीं। कोई सुगबुगाहट ऐसी सुनाई नहीं दी। चर्चा जरूर इस वक्त आप जिस बात की कह रहे हैं, उस बात की चर्चा पार्टी दफ्तर में भी है। तो आने वाले दिनों में आपको ये चर्चा और बढ़ती हुई दिखाई देगी। मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है कि लखनऊ, आगरा, इसके अलावा गाजियाबाद, ये ऐसी सीटें हैं, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जो महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। लोगों को इस बार बहुत यकीन था कि इस बार कम से कम ये इसका स्वरूप बदलेगा, और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने तैयारी कर रखी थी। लेकिन एक बार फिर से जब महिला सीट हुई है, तो कई लोगों की मंसूबों में पानी फिरा है, और अब लोग अपने जो पत्नी या बेटी को लड़ाने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी लखनऊ को लेकर के, या समाजवादी पार्टी कानपुर को लेकर के भी आशान्वित थी। उसे लग रहा था कि बीजेपी भी आशान्वित थी कि इस बार जरूर बदलेगा। तो कई बड़े नेता हैं जो अब अपनी पत्नियों को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनका नाम आपको सुनाई भी देगा। मेरा बोलना ठीक नहीं है कि कौन अपनी पत्नी को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों जगहों से कई बड़े नाम की बेटियां या फिर उनकी पत्नियां आपको दिखाई देंगी कि वो लोग रेस में है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ कई बड़े चेहरे हैं जो खुद लड़ना चाह रहे थे लखनऊ से। उन्हें लग रहा था कि अगर सामान्य सीट हो जाएगी, आरक्षित नहीं होगी, तो बड़े तो ब्राह्मण चेहरे थे, कई लोग थे जो कि खुद के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। एक कुर्मी चेहरा भी था। लेकिन अब ये सब अपनी पत्नियों के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की कल के बाद से ही हल्की फुल्की इसकी सियासत, हल्की फुल्की इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि इस बार जिस तरीके से ये नया जो जातियों का ये आया है कि भाई अब
जातियों के आरक्षण के बाद की जो बदली है, दोनों लोग मुझे लग रहा है, चाहे कबूल भाई हो या कासिम जी हो, इन दोनों लोगों ने बड़ा डेप्थ में बताया है कि आखिर इसके होने से फायदा किसको है, नुकसान किसको है। लेकिन एक बात, दोनों लोग एक बात पर सहमत हैं कि ये फायदा जो है वो बीजेपी को है और नुकसान बसपा को है। और अगर बसपा को नुकसान हो रहा है तो दूसरे तरफ जो फायदा है वो सपा को दिखाई दे रहा है। तो मेरा सवाल है कासिम जी से, कासिम जी, मतलब क्या एकदम से बसपा आउट हो गई है इस लिस्ट के बाद, या फिर बसपा के लिए अभी भी बहुत स्कोप बचा हुआ है? आपको लगता है कि नहीं बसपा लड़ेगी? और वो जो समीकरण बना रही थी बसपा मुस्लिम और दलित का, तो क्या अब सिर्फ आरक्षित हो जाने भर से ये समीकरण बदल गया है क्या? क्योंकि अगर ये समीकरण बना रही है और चेहरे लेकर के आएगी तो वो तो प्रयोग करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं कुंवर भाई, ऐसा नहीं कि बाहर हो गई है। देखिए, बसपा की जो प्लानिंग थी, बसपा जिस तरह से चल रही थी और जो चर्चा थी, जो अंदर खाने खबर थी, आगरा और झांसी से उनको बहुत उम्मीद थी कि आगरा और झांसी वो छीनने की पोजीशन में आ चुके थे, लेकिन दोनों सीटें रिजर्व, वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो जाने के बाद उनकी उम्मीदें टूट गई। क्योंकि देखिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होने के बाद सब लोग वही कैंडिडेट लड़ाते हैं, उसी बिरादरी लड़ाते हैं। अब ऐसे मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि अगर बेबी रानी मौर्य आगरा में हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, जाटो भी, और भारतीय जनता पार्टी जाटो उतारती है, बसपा भी जाटो उतारती है, तो वहां पर बसपा के लिए मतलब जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाती हैं करीब करीब। झांसी में भी यही स्थिति है। झांसी में अगर कैंडिडेट बैकवर्ड की सीट होती, तब भी झांसी में बहुजन समाज पार्टी पाल और एससी से वो सीट को बना सकती थी, लेकिन वो सीट एससी के लिए रिजर्व हो गई है। देखिए, जहां तक बात मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ की है, मैं कुल भाई से हल्का सा सहमत इसलिए हूं कि अतुल प्रधान को लेके जो मेरठ में समाजवादी पार्टी का गुट है मुसलमानों का, वो चाहे वहां के रफीक अंसारी विधायक हो शहर के, या क्या कहते हैं उनके दूसरे विधायक पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर हो, या दूसरे लोगों, उनके अतुल प्रधान से संबंध बहुत अच्छे नहीं है। अतुल प्रधान को लेकर उन लोगों के समाजवादी पार्टी उनको पसंद नहीं करती, मेरठ की मुस्लिम लॉबी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस चुनाव में ये मत समझा जाए कि जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। अगर अतुल प्रधान लड़ रहे हैं, शाहिद अखलाक लड़ रहे हैं, तो अगर ध्रुवीकरण होगा तो फिर वो भी शाहिद अखलाक के लिए ही होगा। अतुल प्रधान के लिए अगर गुजरों में होगा तो मुसलमानों में शाहिद अखलाक के भाई के लिए होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट लाइन है, इसके लिए कोई समाजवादी और कोई दूसरा नहीं लगता है। और सहारनपुर में वो गाढ़ा बिरादरी का कैंडिडेट लड़ाएंगे इमरान मसूद। वहां पर 3 बिरादरियां जो है करीब करीब ऊपर नीचे कम ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो है वहां पर गाढ़ा है, फिर तेली है जिससे आशू मलिक जिसके विधायक है, उसके बाद कुरैशी है जिसके सांसद। तो उनके यहाँ जो कैंडिडेट चेंज करके खुद इमरान मसूद लड़ने की जगह गाढ़ा कैंडिडेट देंगे, क्योंकि गाढ़ा जो है वो मजबूत बिरादरी, और ये जो एरिया जैसे पूर्व ने बताया जो नए परसीमन में शामिल हुआ है उसमें भी गाढ़ा नगर निगम में आया है, उसके अलावा पुराना भी गाढ़ा वहां पर रहा है। एक चीज ये कहना कि एकदम से मैंने जो कहा ना कि एकदम से बीएसपी को बाहर नहीं हो गई, लेकिन मसला ये हुआ कि बीएसपी को लग रहा था कि हम इस चुनाव में, और हम लोग एक जो सबसे बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मथुरा से लेकर गाजियाबाद तक का जो एक सबसे बड़ा नाम है उसको छोड़ रहे हैं। जयंत चौधरी को हम लोगों ने अभी अपने चर्चा में नहीं लिया। चाहे मथुरा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो, इन तीनों सीटों पर जाट वोटों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो जिस तरह से गठबंधन के इन लोगों का दोनों का है, ऑन पेपर तो है ही है, ठीक है, हमने खतौली में उस गठबंधन का कोई ऐसा फोटो, ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी, ना अखिलेश को जाते देखा, ना मदन भैया की जीतने के बाद अखिलेश के साथ फोटो खिंचाते देखा, लेकिन फिर भी गठबंधन तो इनका है। ऐसे में क्या गाजियाबाद या मेरठ या मथुरा, 3 में से क्या जयंत चौधरी 2 सीट मांगेंगे कि 1 मांगेंगे कि 3 मांगेंगे, समाजवादी क्या देगी, ये भी एक बहुत बड़ा वहां पर वो होता है। जैन के साथ अगर समाजवादी है तो कम से कम मथुरा और गाजियाबाद में अच्छा करेगी। लेकिन नगर के चुनाव में देखिए, समाजवादी पार्टी के वोटों का दारोमदार है कुमार भाई मुसलमान। बसपा के साथ यह है कि नगर निगम में झांसी हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, इन सब नगर निगम में जाटो वोट बहुत अच्छा खासा है। अनुसूचित जात में बाकी तो है, खटिक है, आपके दूसरी बिरादरियां हैं, लेकिन अनुसूचित जात में वाल्मीकि बहुत है, बहुत। लखनऊ नगर निगम में आप देख लीजिए, वाल्मीकियों की वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन 4 जगह पे आप जो देख रहे हैं, जैसे सहारनपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में और गाजियाबाद में भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। इन जगहों पे जाटो वोटों की बहुतायत है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अपर हैंड लेके चलती है। और आप देखिए, मेरठ को 1-2 बार नहीं, बसपा ने
कुबल भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 बार झटक चुकी है बहुजन समाज पार्टी मेरठ की सीट को। तो 4 बार मेरठ बसपा ले चुकी, तो उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता। अलीगढ़ के बारे में जैसे कुबल भाई कह रहे थे, कुमार भाई, अलीगढ़ सीट पे जो वहां के जो मेयर हैं, वो पहली बार वहां मुसलमान जीता है, और पहली बार उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में पहला मुसलमान जीता है। तो अगर एक मुसलमान जी, कुछ कह रहे हैं कुबल भाई? हाँ, नहीं, शाहिद अखलाक मेयर रह चुके हैं मुस्लिम जी, शाहिद अखलाक और एसटी हसन 2 मुस्लिम मेयर रह चुके हैं। नहीं, मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूँ जो गुजरा चुनाव, उसमें पहला मुसलमान था। अब आप अलीगढ़ में पहला मेयर, तो जब मुसलमान एक तजुर्बा करके देख चुका है कुमार भाई ना, तो वो अब दाहिने बाएं नहीं जाने वाला है कि अखिलेश यादव, एमआईएम या कासिम या कुबुल भाई जाएंगे तो वहां पे उनका दिमाग बदल दें। चूंकि उसने अब माइंडसेट कर लिया, वो बोलेगा भी नहीं, तब भी उसका वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, क्योंकि वो तजुर्बा कामयाब रहा है। तो बसपा अभी भी उसका अपर हैंड है। समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो बहुत अच्छा, अयोध्या अगर चाहे तो समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन लड़ने के लिए उनको चाहिए तेज नारायण पांडे की पत्नी। तेज नारायण पांडे की पत्नी लड़े चुनाव और बसपा किसी ओबीसी को लड़वाए, यादव या मौर्य या निषाद, तब जाके वहां पर सरकार समाजवादी पार्टी बना सकती है चुनाव। वाराणसी में उनकी कोई कहानी नहीं है। प्रयागराज में अभिलाषा एक बार बसपा से जीती है, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से जीती है, और वहां पर ये अति की पत्नी शाइस्ता का खेल खराब हो चुका। तो ऐसे में मैंने जो बात कही कि बसपा ने बड़ी उम्मीदें बना रखी थी इस चुनाव से कि हम कम से कम 5 मेयर जिता लेंगे, जिसमें मेरठ होगा, अलीगढ़ होगा, आगरा होगा, झांसी होगा और सहारनपुर होगा। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में 24 से पहले एक बड़े खिलाड़ी के रूप में आएंगे। वो खेल उनका फेल हो गया है। अब वो 3 जगह पर है लड़ाई में, पहले दूसरे की। वो सहारनपुर है, वो मेरठ है और अलीगढ़ है। कुमार भाई, कबूल भाई आपसे लूंगा। उससे पहले चूंकि कासिम सर बसपा के प्रोस्पेक्ट्स पर बात कर रहे थे, तो हमारे एक दर्शक हैं अभय राज स्वामी जी, उन्होंने उनका एक कमेंट आया जो रेलेवेंट है, चूंकि आगरा और उसके संदर्भ में बातें हो। मेरी आवाज आ रही है कबूल भाई आपको? कबूल भाई के नेटवर्क में लगता है शायद। कबूल भाई अगर आप सवाल सुन पाए तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है? खैर चलिए, कबूल भाई का कनेक्शन लगता है कुछ वीक हो गया। कासिम सर, जो आप बात कह रहे थे उसमें मैं अपने के दर्शक का कमेंट आपको बता रहा हूं कि अभय राज स्वामी लिखते हैं कि बीजेपी जानबूझकर आगरा और झांसी को सुरक्षित घोषित की है क्योंकि ये दोनों सीट दलित बाहुल्य हैं। अब ठीक है, आरक्षण की अपनी कोई अगर राजनीति होती होगी तो बीजेपी ने किया होगा वो राजनीति, लेकिन अभी तो बसपा का खेल खराब होते हैं। हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं वो इंक्लूडिंग आप भी ये मान रहे हैं कि बसपा का खेल खराब हो रहा है। लेकिन काजी सर, मुझे एक चीज़ और भी समझनी है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि बसपा आज भी कम से कम 3 नगर निगम सीटों पर फाइट की स्थिति में नजर आ रही है, तो जब हम बसपा के नगर निगम चुनावों में मजबूती पर बात कर रहे हैं तो 2017 के बसपा के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज 2023 में खड़े हैं और जिसके ठीक पहले 2022 का चुनाव हुआ है, और जहां बसपा का जो अपना जनाधार था, जो हम कह रहे हैं कि जाटो वोट वहां ज़्यादा है तो बसपा की मजबूती है, वो जाटो वोट तो हम खुद बिखरते हुए देख चुके हैं, भाजपा के साथ जाते हुए, कुछ स्तर तक सपा के साथ जाते हुए। अगर कबूल भाई आ गए होंगे तो चूंकि मैं ये सवाल उनसे ले रहा था कि कबूल भाई मैं ये कह रहा था कबूल भाई कि जो कासिम जी ये बात कह रहे थे कि बसपा अभी भी रेस से बाहर नहीं हुई है, ये नए आरक्षण की घोषणा के बाद वो 3 नगर निगम सीटों, मेयर सीटों पर कम से कम वो फाइट में है। लेकिन मेरा कहना है कि जब हम इस स्थापना पर आते हैं तो हम बसपा के 2017 के प्रदर्शन की दुहाई देते हैं। 2017 का प्रदर्शन वो प्रदर्शन था जब बसपा डबल डिजिट यानी 20% से ऊपर की पार्टी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। विधानसभा जो चुनाव हालिया 2017 का बीता था, लेकिन हम 2022 के चुनाव को अगर अपना आधार बिंदु बनाएं तो हमने देखा है कि बसपा का कोर जाटो वोट भी उससे छिटक चुका है, बसपा 12% की पार्टी हो चुकी है। तो क्या आज भी ये कहना रिलेवेंट होगा कि बसपा 2017 की तरह ही नगर निगम में मेयर चुनाव में एक प्रबल दावेदार हो सकती है, भले वो 3 सीट पर ही हो? एक तो ये चीज, और दूसरा चूंकि आपसे ये सवाल मेरा है कि अभी आपने एक एक्सक्लूसिव खबर भी लिखी कि कांसीराम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सौजन्य से उनके कार्यक्रम में। तो अखिलेश यादव तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ओबीसी वोट ही नहीं बल्कि बसपा का दलित वोट भी जो है वो उनके खाते में चला है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2023 में जब वो मेयर चुनाव में उतरेंगे तो वो भी एक दावेदार होंगे बसपा के उस वोट बैंक के?
देखिए, मैं कुछ थोड़ा सा एक सवाल नीरज भाई ने पहले अभी कुमार अभिषेक भाई से पूछा था, उस पर मैं कहना चाहूंगा। वो था अपर्णा यादव का। तो पहले थोड़ा सा उस पर मेरे भी एक टिप्पणी है कि अपर्णा यादव जी जरूर। मेयर की कैंडिडेट नहीं हो सकती। उसका रीजन है कि जिस सीट की मेयर की बात हो रही है लखनऊ की, वो सीट सिर्फ जो है 3 कम्युनिटी की दावेदारी बनती है, और उस पे हमेशा से 3 कम्युनिटी ही वहां की मेयर बनती रही। एक जो है ब्राह्मण, दूसरा खत्री, और तीसरा अगर कोई वोट है तो वहां वो कायस्थ वोट है। और कायस्थ कैंडिडेट की सबसे ज्यादा जो है शहरीकरण में 2 सीटें हैं, 3 उत्तर प्रदेश में ऐसी 4 से 5 सीटें हैं जहां कायस्थ वोट निर्णायक भूमिका में है। लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर और बरेली। लेकिन इत्तेफाक से यह है कि कहीं भी कायस्थ मेयर अभी फिलहाल नहीं। तो मुझे लगता है कि लखनऊ सीट पे अब खासतौर से जो सीट है उस पे अपर्णा यादव जो दावेदारी हो सकती है, वो कहीं से उस समीकरण में लखनऊ के फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए उनकी दावेदारी की कोई संभावना दिख नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से समान सीट हो जाने से एक बार फिर से जो है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि ज्यादातर सीटें ऐसी हुई हैं जो भाजपा के लिए अपने मौजूदा मेयर को चुनाव लड़ाने की ज्यादा दावेदारी है ज्यादातर सीटों पे, चाहे वो कानपुर की बात हो, या वो फिर चाहे गाजियाबाद की बात हो, या फिर बरेली की बात हो, या मुरादाबाद की बात हो, या लखनऊ की बात हो। ये ऐसी सीटें, या अयोध्या की बात हो, ये ऐसी सीटें हैं जहां पे मौजूदा मेयर हैं और उनके अकॉर्डिंग, उन्हीं के अगर देखा जाए तो उनके अनुसार ही वो सीट अभी भी उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है उन सीटों पे नया विकल्प चुनना बड़ा मुश्किल होगा। एक चीज। अब बात आते हैं दूसरी बात आपकी। आपने जो पहला सवाल पूछा कि बसपा का जो लगातार ग्राफ डाउन हुआ है, इसके बाद ये बात सच है कि बसपा, अब अगर हम बसपा को पहले की तरह को देखते हैं तो मुझे लगता है यहीं से हम थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। बसपा का सियासी आधार लगातार खिसकता जा रहा है। बसपा तब जीतती थी जब उसके साथ दलित, मुस्लिम या कोई तीसरी कास्ट जिसके साथ वो कैंडिडेट देती थी और उसका वोट पूरे समर्पण के साथ वोट करता था। आज वो समर्पण बसपा के कैडर में, बसपा के वोटरों में नहीं रह गया है और वो आधार अच्छा खासा खिसकता जा रहा है। और खासतौर से जो शहरी इलाके का जाटो वोट है, वो वोट तो और भी भारतीय जनता पार्टी, बस बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर वो दूसरी पार्टियों में गया है, चाहे वो सपा की तरफ कुछ गया हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया हो। और वो शहरों में, क्योंकि बसपा का ग्राफ जो है वो जीतने का आधार जो बनता था वो दूसरी जो कम्युनिटी कैंडिडेट होते थे या जो उनके पीछे बैकअप होता था उसकी वजह से। जैसे मेरठ सीट थी, मेरठ में बसपा इसलिए जीत गई, योगेश वर्मा की वजह से नहीं जीती। योगेश वर्मा सुरक्षित सीट थी, मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन हाजी याकूब कुरैशी ने उस पर बहुत मेहनत किया और उनका जो जिस तरह से उस पर झुकाव किया और जितना मेहनत से किया, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि 2017 में हम जिताएंगे तो 2019 में हम जीतेंगे, इस उम्मीद के साथ उन्होंने जिताया। और योगेश वर्मा क्योंकि बसपा के एक मजबूत नेता थे, जाटो नेता थे, खुद विधायक रह चुके हैं हस्तिनापुर से, तो इस तरह से उनका बसपा में अच्छा खासी ताकत रही। तो उस चीज को देखते हुए जो है खासतौर से याकूब कुरैशी ने लड़ाया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बसपा के आधार जीत गए। इससे पहले जब वहां शाहिद अखलाक जीते बसपा से, तो शाहिद अखलाक भी इसलिए जीत गए क्योंकि शाहिद अखलाक खुद मुस्लिम कैंडिडेट थे, उनके अपना मुसलमानों के बीच आधार था और शाहिद अखलाक का उस वक्त जो वर्चस्व हुआ करता था वो अलग तरीके का। इस वजह से दूसरी चीज, अब ये सहारनपुर की बात है, जहां सहारनपुर में बसपा इसलिए अच्छा लड़ गई थी क्योंकि हाजी फजलुर रहमान पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जो शराफत और जिनको समाज सेवा का भाव है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ। वहां लोग जाति, समाज, धर्म से उड़कर उनको वोट दिए और वो इतना वोट पाए कि वो उनको राजनीति में पहली बार वो चुनाव लड़े थे और पहली बार में उन्हें इतनी राजनीतिक चेतना जाग गई कि वो हारने के बाद जो है संसदीय चुनाव लड़ गए और जीत गए, जो आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ा था। और वो इसलिए क्योंकि उनकी प्रति, आज भी आप सहारनपुर चले जाइए तो सब यही कहते हैं कि चाहे वो कुछ काम नहीं किया हो लेकिन वो शरीफ आदमी है, तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रति रहा है। इससे पहले तो सहारनपुर में कभी बसपा अपना मेयर नहीं बना पाई,
हालांकि उससे पहले नगर पालिका थी। तो अब बात आइए दूसरी बात, अगर बसपा का कहीं मेयर बना है तो सिर्फ एक प्रयागराज की सीट थी, उससे मतलब अगर देखा जाए तो प्रयागराज में भी अभिलाषा गुप्ता की वजह से वो सीट बन गई थी। तो मुझे लगता है कि बसपा जिस अपेक्षा से, खासतौर से आगरा की जो बात कर रहे थे हम, आगरा में भी अगर बसपा बेहतर, अगर आप देखेंगे प्रदर्शन तो 2012 में उत्तर प्रदेश में अगर हम बताएं तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त मेयर का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट अभिलाषा गुप्ता को छोड़ के कोई भी सीट जो है कोई और नहीं जीता, सारी सीटें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल थी। और उस वक्त जीतने में सफल थी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चौथे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। ऐसी स्थिति में आज निकाय चुनाव में तो कबूल भाई भाजपा का हमेशा से खास करके मेयर चुनाव में तो जीवन से देखते रहे कि भारतीय जी 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 आज तो भारतीय जनता पार्टी अपने उरूज पर है, ठीक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब मात देना नगर निगम में सबके लिए मुश्किल है। एक सवाल और आपने पूछा था अमीश भाई, अगर थोड़ा सा मुझे दोहरा दें। पहला वो जो कह रहे थे वो सवाल ये था कबूल भाई कि जैसे बसपा का कमजोर होना, वोट कैसे उससे, उसका जो काडर वोट था दलित वोट, वो उससे छिटक के भाजपा और कुछ स्तर तक सपा तक होने जाते देखा। आपने अभी एक स्टोरी ब्रेक की कि कांसीराम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य वैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी तो मसला है कि जब उनके वोटों पे, उनके आधारों पे, उनके नेताओं पे, उनके महापुरुषों को भी कब्जाने की लड़ाई हो रही। सिर्फ मायावती की राजनीति को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पूरा कब्जा करने की कोशिश है, और वो कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। और मायावती आज भी पुराने ही खुशफहमी में, पुराने ही फार्मूले पे अपने चीज को, राजनीति को वापस पाना चाहती हैं, जबकि 2014 के बाद देश और उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत बदल गई है। मुझे लगता है अब लोगों को उम्मीदें अपने नेताओं से अपने बीच में होता है, उसके फरमान, उसके ऐलान पे नहीं होता है। आप बैठ के ऐसे रूम में रणनीति बनाती रहें और चुनाव में आके हाथ हिला के सोचें वोट दे दें, तो अब ये नहीं है। अब हर आदमी चाहता है कि उसके दुख सुख में उसका नेता मौजूद हो। अखिलेश यादव कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ जाके कैडर की मीटिंग कर रहे हैं, वो लोगों के किसी के मरने पे जा रहे हैं, तो किसी के शादी में शरीक हो रहे हैं, तो किसी के स्कूल का शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो कहीं मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, चिड़ियाघर तक घूम रहे हैं अखिलेश यादव, कानपुर में भी जाके चिड़ियाघर तक घूम रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हर रोज उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले का दौरा लग रहा है, जा रहे हैं। इससे क्या है, कम से कम उस जिस जिले में जाते हैं उस जिले के अखबार में उस दिन की वो पृष्ठ की पहली खबर बनती है, वहां के लोगों की नजरों में होता है। तो ये चीज अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी चुनाव के बाद से ये तब्दीली उनके अंदर दिख रही है। ये इसका जो है फायदा उनको जो है अब मिलने लगा है। लोग अब उनकी, जो लोग कहते थे कि वो गायब रहते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, वो चीज खत्म हो गई है। अब अखिलेश यादव के बारे में क्या है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने राजनीतिक समीकरण को बेहतर बना रहे हैं, अपने सब चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, अपने बूथ लेवल पे पार्टी कैडर को मजबूत कर रहे हैं। और उन्होंने हर मेयर सीट के लिए काफी पहले, जब इससे पहले अधिसूचना उससे 1 महीना पहले ही उन्होंने अपने हर मेयर सीट के लिए अपने नेताओं को जिम्मेदारी दे दी थी कि वहां पे जाएं, कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, वहां पे जाएं, पार्टी का काम देखें। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव किस संजीदगी से साथ लड़ना चाहते हैं। वहीं भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो है सिर्फ जो है इस उम्मीद में है कि हम कोई फार्मूला बना के जाएंगे और हम मेयर के जीत के और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, और इस ऐसी गलती, ऐसी खुशफहमी में सिर्फ जो है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फायदा नहीं मिलेगा। भाई जो बातें कह रहे हैं कि नई तरह की राजनीति, जब भाजपा एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, तो भी उसका मेयर चुनाव में वर्चस्व हमने देखा है। अब आज तो भाजपा बहुत मजबूत है और एक नई तरह की सियासत है जिसमें लोग अपने नेताओं से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके साथ आएँ, इंटरेक्ट करें। लेकिन मायावती की सियासत को हम लोग लंबे अरसे से, आप तो खैर और ज़्यादा लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, मायावती अपनी उस सियासत को बदलती नजर नहीं आ रही हैं। पहले सतीश मिश्रा थे तो अब उनकी जगह विश्वनाथ पाल घूम
घूम रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट जो मायावती ला सकती हैं अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने वोटर्स पर, वो जब तक वो बाहर नहीं आएंगी तब तक शायद वो इम्पैक्ट ना आए। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि अगर मायावती इसी तरह की सियासत करती रहेंगी तो अभी तो हमने विधानसभा चुनाव का ये तो हाल देखा ही उनका, अब चूंकि मेयर चुनाव है जिसको लेकर ये उम्मीद मायावती कर रही थी और जाहिर तौर पर उन्होंने सक्रियता भी बढ़ाई थी, अपने बड़े बड़े बैठक उन्होंने लखनऊ में आयोजित की और एक दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर वो काम करती नजर आ रही थी। लेकिन एक तरफ शाइस्ता का गड़बड़ हो जाना उस केस में, उमेश पाल हत्याकांड में उनका आरोपी हो जाना, और दूसरी तरफ ये आरक्षण सूची, तो उनका ये वाला जो स्ट्रेटजी था वो तो डिरेल हो ही रहा है। दूसरा जो उनका एक्टिवनेस जो नहीं है वो भी तो पार्टी के उनके प्रोस्पेक्ट्स को प्रभावित कर रहा है। तो किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि मायावती अभी भी प्लेयर हैं निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव देखिए ऐसा है ना अमित भाई, सॉरी अमित भाई, ऐसा है ना कि मायावती की यही यूएसपी है। जिस दिन मायावती गली गली घूम जाएंगे उस दिन मायावती को ये 14% जो मिल रहा है ये भी मिलना खत्म हो जाएगा। मायावती जब हेलीकॉप्टर से उड़ जाती हैं तो उस धूल और उस मिट्टी को लोग अभी भी माथे पे लगाती हैं, वो लोग, वो महिलाएं जो उनके समाज से आती है। ये उनका अपना एक अंदाज है। लेकिन ये बात भी सही है कि बदले हुए जमाने में, बदले हुए दौर में एक विश्वनाथ पाल से कुछ नहीं होता। जब तक पिछड़े वर्ग के तमाम नेता आपके पास नहीं होंगे आप उस फॉर्मूले को कामयाब नहीं कर सकते। जो बात कबूल भाई कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, मायावती हो या फिर अखिलेश यादव का जो फार्मूला है, अखिलेश यादव ने नो डाउट बड़ी मेहनत की है, लेकिन उन मेहनत के बाद, आजमगढ़ के बाद उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो हम और आप उसको देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की मेहनत के नतीजे उनको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि वो चर्चा में बने हुए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो चिड़ियाघर तक जा रहे हैं लेकिन जेल नहीं जा रहे हैं, जहाँ हाजी इरफान सोलंकी बंद है। तो ये भी एक सवाल होता है कि सारस की चिंता है और हाजी इरफान सोलंकी की नहीं है, ये एक अलग इशू है। रही बात तो मूर्ति के अनावरण की, कबूल भाई ने बहुत अच्छी स्टोरी की है, मैंने उसे पूरा पढ़ा है। वो जो कार्ड है ना इन्विटेशन का, वही काफी है अखिलेश यादव और उनके उस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। उस कार्ड में काशीराम के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता की भी मूर्ति का अनावरण है। उनके पिता और काशीराम दो मूर्तियां साथ में, जैसे पिता वैसे काशीराम की हैसियत पिताजी से बना दी। आज मुझसे फोन पे दो लोगों ने ये बात कही है। ये सब परसेप्शन की राजनीति अब नहीं चलेगी। काशीराम के नाम से जिला था आपने खत्म कर दिया कासगंज का, काशीराम के नाम से यूनिवर्सिटी आपने खत्म कर दी, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आप काशीराम की एक कॉलेज में लगी हुई प्रतिमा के अनावरण करके काशीराम के वोट को ले लेंगे। परसेप्शन नहीं चलता अमीश भाई, बहुत कुछ बदल चुका है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि बसपा इन 3 सीटों के अलावा कहीं लड़ाई पे इसलिए नहीं आती हुई दिखाई दे रही कि समीकरण उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है करने का, 1-2 सीटें निकालने का, और जो सीटें हैं उसमें फिरोजाबाद और अयोध्या हो सकती है कि उसको समाजवादी पार्टी बहुत निकाल सकती है। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी अगर निकालती है तो समाजवादी पार्टी का अपर हैंड होगा, नहीं निकाल पाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए कहने के लिए होगा कि हम कब इससे पहले जीते थे जो इस बार जीत जाएंगे। मेयर के इलेक्शन में बसपा के इसलिए प्लस पॉइंट रहता था कि बसपा के पास दलित वोटों की एक खेप रहती है और दलित मुसलमान का समीकरण जैसे उसने काम किया था, जैसे कबूल भाई ने बताया, शाहिद इखलास का अपना दम था, उनका क्या कहते हैं हाजी आपके फजलुर रहमान का अपना दम था और अभिलाषा का अपना दम था। लेकिन अपने दम के साथ सब में बसपा का मूल वोटर लगा हुआ था, वरना ना तो शाहिद इखलास, ना हाजी फजलुर रहमान और ना ही अभिलाषा। तो ये जो वजह है, तो ये जैसे अब अलीगढ़ का मेयर जो मुस्लिम जीता तो खाली मुसलमान तो बहुत बार अलीगढ़ लड़ा था, नहीं जीत पाया, दलित वोटों के सहारे से निकल गया। ये सहारा जो है वही मुसलमानों और दलितों का, और जहां बसपा लड़ती हुई दिखाई देगी अमीश भाई, वहां दलित वोट कभी आपको इधर उधर जाता हुआ नहीं दिखाएगा। जब मायावती 2022 में खुद ही लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी तो उनका वोटर उनको क्या वोट दे देता अमीश भाई? बिल्कुल कबूल, एक बात कासिम साहब ने कही थी इस कार्यक्रम के कि हमें जयंत चौधरी को भी ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां जो जाट वोट का बड़ा महत्व है और जयंत जो है वो इसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो वही बात जो हमने मायावती के संदर्भ में भी कही कि अगर हम जयंत की भूमिका को 2017 के निकाय चुनावों से तोलेंगे तो शायद वो इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में जयंत चौधरी ने ज़मीन से लेकर और परसेप्शन तक, ग्राउंड से लेकर परसेप्शन तक अपना कद बहुत बढ़ाया है।
इसके अलावा जिस तरह से चंद्रशेखर भी उनके साथ पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? सर देखिए नीरज भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत की जो भूमिका है और जयंत का जो आधार है वो सिर्फ 2 नगर निगम में है। एक नगर निगम है गाजियाबाद और दूसरी नगर निगम है मेरठ। गाजियाबाद और मेरठ 2 सीटों पे जाट वोट हैं, इन जगहों पे जाट हैं, लेकिन इन सीटों पे जो जाट वोट हैं वहीं पे दूसरी अपेक्षा की तुलना में अगर देखा जाए तो जैसे गाजियाबाद है तो यहाँ ब्राह्मण वोटर बहुत बड़ी संख्या में। तो मुझे लगता है कि जयंत निश्चित तौर पे अगर अपोजिशन में होते हैं वो जाटों का कितना विश्वास जीत पाते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि 2022 के चुनाव में गाजियाबाद के इलाके में मुरादनगर जैसी सीट, जो खासतौर से गाजियाबाद के देहात की सीट है, वो सीट पे आरएलडी लड़ी थी। आरएलडी का क्या असर हुआ है वो जहां पे जाट वोट थे वहां पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरठ में तो मुझे लगता है कि कुछ वोट वो निर्णायक हो सकते हैं, और खास तौर से जो कैंट का इलाका है मेरठ का जहां पे जाट वोट है वहां पे थोड़ा सा वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं जाटों को ये बड़ी देखना होगा। लेकिन एक मेरठ सीट है जहां पे मुझे लगता है जाट वोट अहम भूमिका में है, जहां पे आरएलडी की थोड़ा सा असर दिखेगा, बाकी जगह मुझे लगता है नहीं। इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में जैन की भूमिका मुझे दिखेगी, चाहे वो बागपत हो या बिजनौर की सीटें हो या मुजफ्फरनगर हो, या फिर आप आ जाइए इधर क्या कहते हैं सहारनपुर तो नहीं, ये क्या कहते हैं शामली का जो जिला है कैराना वाला, यहाँ पे अच्छे खासा असर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम तो अमरोहा में की कुछ सीटों पे जाटों का वोट है शहरीकरण। तो नगर पालिका और नगर पंचायत में जैन की भूमिका मुझे दिखती है। वहां पे जैन कुछ सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको जीत भी मिल सकती है, और खासतौर से मुजफ्फरनगर और बागपत के इलाके में। लेकिन बाकी अगर नगर निगम की हम बात करें तो नगर निगम में केवल 2 सीटें हैं जहां जाट वोट हैं, उसमें से एक मैंने कहा गाजियाबाद और दूसरा मेरठ। गाजियाबाद में इतना ज्यादा सियासी तौर पर प्रभावित नहीं करता, लेकिन मेरठ सीट पे वो प्रभावित करता है। मेरठ सीट पे जिस तरह की स्थिति बन रही है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें वो कितना वोट, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी अगर लड़ती है तो वो अपने जाटों का वोट समाजवादी पार्टी को कितना दिला पाएंगे ये बड़ी बात होगी। अपना वोट खुद लेना उनको आसान है, लेकिन अपने वोट को दूसरे में ट्रांसफर कराना उनके लिए उतना ही मुश्किल है जैसे हम यादव वोट को बसपा में या दूसरी पार्टी में ट्रांसफर कराना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चुनौती होगी जयंत के लिए। हाँ, ये है कि जयंत जो खासतौर से छोटी नगर पंचायत और नगर पालिका है उसमें अहम भूमिका अदा करेंगे, ये बात है जी। कासिम साहब, एक बात और है कि कल ही एक खबर छपी थी कई मायावती जो है वो निकाय चुनावों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने वाली हैं। वो जो पढ़े लिखे तबके की महिलाएं हैं वो उन्हें अहम रोल दे सकती हैं। एक तरफ ये पढ़े लिखे तबके की महिलाओं को शामिल करना अपने साथ और महिला वोटरों पर फोकस करना, और दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन यानी एक सज़ा याफ्ता माफिया डॉन की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना। और अभी तक उन्होंने कोई ये क्लैरिटी नहीं की है, ये स्पष्टता नहीं की है कि वो शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़वाने जा रही हैं या नहीं लड़वाने चाह रही हैं। तो ये जो विरोधाभास है इसे कैसे देखते हैं आप? क्या मायावती इसमें भी कोई और दांव देख रही हैं या अपने लिए कोई भला होता हुआ देख रही हैं? नीरज जी, सबसे पहले तो मैं उस खबर को पूरी तरह से खंडित करता हूँ, उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि न मायावती ने इधर पिछले 1 महीने में कोई मीटिंग की है, न बैठक की है, न कोऑर्डिनेटर्स से कोई बैठक की है। इधर तो शादी में नहीं उन्होंने किसी तरह की बयानबाजी नहीं की है, न किसी तरह का कोई डायरेक्शन दिया है, न कोई इस तरह की उनकी योजना के बारे में कोई जिले के पदाधिकारियों या कोऑर्डिनेटर्स या स्टेट या जोन के पदाधिकारियों को कोई जानकारी है। तो ये खबर जो है ये टेबल स्टोरी है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, ये बात जो आपने कही कि एक तरफ तो संभ्रांत महिलाएं, जब आप लड़ाइएगा महिला सीटों पे तो अच्छी महिलाएं लड़ाएंगी, संभ्रांत महिलाएं लड़ाएंगी, संभ्रांत परिवार की महिला लड़ाएंगी। दूसरी तरफ आप जो है शाइस्ता परवीन के लिए अगर उनको कैंडिडेट घोषित करती हैं और अपनी मीटिंग में ये भी कहती हैं कि वो अतीक की औरत कौन सी माफिया है,
तो उसके बाद जब ये उमेश पाल हत्याकांड होता है, उसके बाद भी आप उनको पार्टी में बनाए रखती हैं। अभी तक आपकी कोई इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि मेरी स्पष्ट जानकारी है कि उनको टिकट देने की कोई संभावना इसलिए भी नहीं बनती है कि वो फरार हैं और ऐसे में वो नामांकन भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये भी एक बात है कि उन्होंने अपने प्रदेश के बड़े नेताओं से भी कहा है कि शाइस्ता और उमेश पाल और अतीक को लेकर आप लोग कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि मायावती अब भी उसको कहीं ना कहीं गद्दी या मुस्लिम वोटों को बनाने के लिए इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहती है। नीरज जी, कबूल भाई, मायावती की अपनी रणनीति है, समझ रही होंगी और इम्प्लीमेंट कर रही होंगी, जैसा कासिम सर कह रहे थे। हमारे एक दर्शक हैं, वो उन्होंने एक बड़ा सीधी टिप्पणी की है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। प्रेमचंद्र जी हैं जो लिखते हैं कि बीएसपी निकाय चुनाव में कम से कम 4 मेयर बनाएगी और उनमें 3 पश्चिमी यूपी के हैं। तो हमने जो अभी लगभग 1 घंटे तक की जो बातचीत की है, तो अब एक सीधा सवाल आपसे, और फिर मैं कासिम सर के पास भी आऊँगा। मैं सीधा सवाल आपसे ये लेना चाहता हूँ कि 17 में स्कोर क्या रहेगा? जो ये हालांकि सेफोलॉजिस्ट का काम है, बट आज ये दायित्व तो आप हमारे लिए निभाइए कि इसमें 17 सीटों में आपको क्या लगता है कि भाजपा, सपा, बसपा, और अगर आपकी इच्छा करे तो आप कांग्रेस को भी इसमें शामिल कर लीजिए, कि इनमें स्कोर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा वो है, लेकिन अब आप अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कासिम सर, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास भी आता हूं, क्योंकि कबूल भाई ने अपना अनुमान बता दिया 17। अभी उनके हिसाब से भाजपा को इतना अपर हैंड वो दे के चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अभी किया, उसकी सीटें घटी, लाख कोशिशों के बावजूद, लाख ब्रांडिंग के बावजूद उसकी सीटें घटी, और अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज बढ़ा, तो भी क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नगर निगम में जब मेयर पद पर चुनाव होंगे तो स्कोर 17-0 रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 15 मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पाएगी, कम से कम 12। जी, एक अमीश भाई, दरअसल शहरी जो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि जो मेयर का चुनाव है, इसमें जो वोटर है खासतौर से वो कौन है, तो ये थोड़ा समझना, तो उससे उनको ये समझ में आएगा कि कैसी वहां की तस्वीर बनती है नगर निगम की, और क्यों भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से शहरों में काबिज है। पहली बात, क्योंकि जो अगर देखा जाए तो ज्यादातर शहरों में जो वोटर है वो कायस्थ है, बनिया है, वैश्य समुदाय का है। तीसरा जो है वो ब्राह्मण है। चौथा जो है मुसलमान है, पंजाबी है, ये वोट है। उसके बाद आप आ जाइए, दलितों में जो वोट है वो खटिकों का बहुत बड़ी संख्या में वोट है। फिर इसके अलावा जो है खटिक वाल्मीकि वोट है, कुछ जाटो वोट है, कुछ अति पिछड़े वोट, क्योंकि शहरीकरण होने से कुछ पिछड़ी जाति का वोट भी आया है। लेकिन अपर क्लास का जो वोट जो है शहरों में वो ज्यादा बड़ी संख्या में है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी कभी भी मेयर के चुनाव में बहुत अच्छी भूमिका में नहीं रहती है, और बसपा दलित, मुस्लिम या ऐसे कोई सियासी प्रयोग करके ही वो सफल रहती है। तो ये थोड़ा सा ये चीजें हैं। और आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण, बनिया, जो अपर समर क्लास का वोटर है, और खासतौर से दलितों में जो ये खटिक वोटर है और या वाल्मीकि वोटर है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत वोट बैंक रहा है, और ये मजबूत वोट बैंक की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी शहरों में काबिज होती रही है। मुझे लगता है कि जो खासतौर से 2022 के चुनाव हैं, अगर इसमें जो मौजूदा मेयर हैं उनके खिलाफ अगर सत्ता विरोधी लहर नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल कहीं इस तरह की स्थितियां नहीं। हालांकि बहुत सारे कोरोना के काल में बहुत जगह सवाल उठे, चाहे वो आगरा के नवीन जैन का उठाना रहा हो या कानपुर से लेके लखनऊ के मेयर, सारी चीजें लोगों के सामने रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो मतदाता हैं, लोग हैं, उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर होती है, वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें तो दूर हो गई, क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुए उसके नतीजे आज हैं। लखनऊ में आप देख लीजिए, एक सीट अगर जो मुस्लिम बहुल सीट है वही समाजवादी पार्टी जीती थी, इसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही थी। कानपुर में जहां पे मुस्लिम वोट निर्णायक थे 2 सीटों पे, चाहे वो इरफान सोलंकी या कैंट की सीट रही हो, यहाँ मुस्लिम विधायक बन गए, या फिर एक सीट पे जहां पे ब्राह्मण वोटर हैं
वहां पे वो समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण कैंडिडेट थे वो जीतने में सफल हो गए। तो इस तरह के अगर समाजवादी पार्टी शहरों के वोटों और समीकरण के लिहाज से अगर कैंडिडेट उतारती है, तो मुझे लगता है कि अगर वो भी किसी तरह से कायस्थ पंजाबी, मुस्लिम और ब्राह्मण के इर्द गिर्द अपनी सियासत को बिछाती है, तो मुझे लगता है उसमें उसको कुछ सफलताएं मिल सकती हैं। खासतौर से जैसे हम एक सीट है मुरादाबाद की, मुरादाबाद सीट पिछली बार 2 बार से लगातार विनोद अग्रवाल जीत रहे हैं। वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वहां पे कांग्रेस चुनाव लड़के 80-85 हजार वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है। पिछली बार इरफान वहां से, इमरान या इरफान नाम है मुझे, वो लड़े थे। हेलो, तो जी जी जी, आवाज आ रही है। तो वो लड़े थे और वहां से करीब 70-80 हजार वोट वो हासिल करने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से वहां समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और खासतौर से नगर निगम चुनाव में जो शहरी सीटें हैं वहां पे सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों कई जगह सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती हैं, उसका भी बड़ा रोचक होता है। और एमआईएम भी यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश में लगी है, चाहे वो फिरोजाबाद हो या मुरादाबाद। खासतौर से उनकी नजर जो है मुरादाबाद नगर निगम पे है। इसके अलावा उनकी कोशिश जो है नगर पंचायतों पे बहुत ज्यादा है, नगर पालिकाओं पे बहुत ज्यादा है। और अगर आपको याद होगा नीरज भाई, तो एमआईएम जो है हर जगह इसी तरह के स्थानीय चुनाव और उपचुनाव के जरिए दस्तक देती है। चाहे महाराष्ट्र की बात रही हो, हाँ, चाहे वो औरंगाबाद की बात रही हो, या फिर आप बिहार में उपचुनाव के जरिए आती है, उत्तर प्रदेश में भी अब वो इसी तरह की कोशिश कर रही है। तो इसलिए क्योंकि शहरों में जो मुस्लिम मतदाता है और वो एक तरह का अलग क्लास का मतदाता है, और वो शहरी वोटों में और शहरीकरण की वजह से ओवैसी के इन्फ्लुएंस में भी आ सकता है। तो मुझे लगता है वो चीजें दिख रही हैं। और वही चीजें वही जो बहुजन समाज पार्टी है, जो कभी इस तरह के फार्मूले को लेके अपनी प्राथमिकता बनाए रहती थी, चाहे वो पिछली बार 2 सीटें जीतने की रही हों, या उससे पहले वहां की क्या कहते हैं प्रयागराज की जीतने की सीट रही हो, तो वो इसी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है कि उस वक्त बसपा बहुत मजबूत स्थिति में थी। मायावती की प्रासंगिकता अपने लोगों के बीच में बहुत ज्यादा थी। आज वैसे नहीं है, न आज पार्टी के पास वैसे नेता हैं, न पार्टी के पास वैसा कैडर है, न पार्टी के पास वैसे मजबूत समर्पित जो है आधार रह गया है। तो मुझे लगता है बसपा का बहुत कुछ खो चुका है, गंगा से बहुत पानी बह चुका है बसपा के। अब बसपा अगर उस उम्मीद के साथ उसी उम्मीद और उसी फार्मूले पे काम कर रही है और उससे वो कुछ जीत के अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़े करने चाहती है, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह की कोशिश कर रही है, और उसकी पूरी कोशिश जो है वो मायावती के साथ लेने की नहीं, मायावती की बैसाखी की नहीं। अब समाजवादी पार्टी दलित वोटों के लिए किसी बैसाखी की नहीं, बल्कि अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती है, अपने आप को खुद मजबूत करना चाहती है। उसके लिए वो चाहे अम्बेडकरवादी हो, या फिर वो चाहे काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए नेता हो, या काशीराम की मूर्ति का अनावरण करना हो, हर कुछ करने को अखिलेश यादव तैयार हैं। दूसरी बात आती है कि अब अतीक अहमद की पत्नी की बात रही, कासिम भाई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अतीक अहमद की पत्नी जिस तरह से स्थिति में इस वक्त हैं, गायब हैं, वो मायावती के लिए क्या है। आज मायावती अगर टिकट भी दे देती हैं, तो क्या वो नामांकन करने आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं। अगर नामांकन करने आ भी गई, मान लिया, तो गिरफ्तार हो जाएंगी। ऐसे में उनका प्रचार कौन करेगा? उनका पूरा परिवार बाहर है, उनके साथ खड़े होने वाला इस वक्त प्रयागराज में कोई नहीं है। और जो भी इस वक्त जिस तरह के जब संकट आता है, जब बुरा दौर होता है, तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यहाँ तो उनके ऊपर उनके साया भी किसी पड़ रहा है तो उसका घर ध्वस्त हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, वकील मुकदमा लड़ता है तो कहता है हम जेल चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अतीक अहमद के साथ कौन लोग खड़े होंगे, या उनकी पत्नी के साथ कौन लोग वहां खड़े होंगे। ना प्रचारक दिखेंगे, ना वोटर दिखेंगे। ये सबको जानते हुए क्या खाली मायावती उनको इसलिए रखे रहेंगे ताकि हमें गद्दी वोट पूरे उत्तर प्रदेश का दे दे, और जब अतीक अहमद खुद पूरी तरह से हाशिए पर रहेंगे, तो क्या गद्दियों के विश्वास में उतना अलग जगह पाएंगे? जिस तरह से निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण की निकाय चुनावों के लिए जो नई
लिस्ट आई है उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हाँ, हमने पिछले 1 घंटे चर्चा की और ये समझने की कोशिश की अपने मेहमानों से कि आखिर ये जो नई लिस्ट आई है ओबीसी आरक्षण की, इसके बाद किस तरह के फेरबदल, किस तरह के उलटफेर अलग अलग सीटों पर हुए हैं। खास तौर पर मेयर की 17 सीटें जिन पर सबकी निगाहें रहती है, वहाँ एक एक सीट का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जिसे आप कह सकते हैं, हमने इस 1 घंटे की चर्चा में किया है। अगर आप देर से जुड़े हैं हमारे साथ तो इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप इसे ज़रूर देखिएगा। आपको समझने के लिए निकाय चुनावों की पॉलिटिक्स को एक बड़ी तस्वीर मिलेगी और आखिर क्यों निकाय चुनावों को लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसका भी एक बारीक जायजा मिलेगा। हमने YouTube पर सवाल पूछा था, ये अब मैं जो जवाब पढ़ने जा रहा हूं, कबूल भाई और कासिम साहब आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। हमने पूछा था कि निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा, सीधा सीधा सवाल था और ऑप्शन थे, विकल्प थे बीजेपी, मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस। हमारे दर्शकों के हिसाब से नंबर 1 पर है मायावती। 42% दर्शकों का कहना है कि निकाय चुनावों में मायावती बाजी मारेंगी। नंबर 2 पर है अखिलेश यादव। 31% दर्शकों का मानना है कि अखिलेश यादव बाजी मारेंगे और नंबर 3 पर है बीजेपी। 24% दर्शकों का मानना है कि बीजेपी बाजी मारेगी। कांग्रेस तो खैर 2% सिर्फ उन्हें दर्शकों ने वोट दिया है। तो खैर ये हमारे दर्शकों की राय है और हम हमेशा अपने दर्शकों की राय साझा करते हैं और उसका पूरा सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज आपने निकाय चुनावों पर इस चर्चा को देखा, इसके लिए मैं अपने मेहमानों की, कबूल अहमद, सैयद कासिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।